हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रुपिंदर सचिन कड़ियोल वेलकम करता हूं हमारे और आपके ब्यूटीफुल चैनल पर दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा लास्ट टॉपिक जो लाइफ प्रोसेस का है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन सबसे पहले क्या क्या बनते हैं एक बार ये भी बता देता हूं। मैं हर बार बोलता हूं जब भी आप टॉपिक करते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उस टॉपिक में से कहां से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है बेटा, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड फर्दर जो भी क्वेश्चन आगे बनेंगे मैं उसको पूरा सेलेक्टिवली बताने वाला हूं कि क्या क्या स्टेप में क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो जब एक्सक्रीशन से सबसे पहले बात करते हैं तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इधर वी टॉक अबाउट द प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट्स, दे ऑल डू द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के साथ कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है? एक हमारे पास होती है बेटा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, एक होती है हमारे पास कैटाबॉलिक एक्टिविटीज। कैटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। जो भी फूड, वट एवर द फूड द ऑर्गेनिज्म इज टेकिंग इन, इट गेट ब्रेक डाउन। सो उस ब्रेक डाउन को बोलते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज कैटाबॉलिक एंड वन इज द एनाबॉलिक। अच्छा, याद करने का तरीका कैसे होगा इसका? देखो, कैटा, कैटा का मतलब आएगा काटना, तो काटना से होगा ब्रेक डाउन होना, ठीक है। एना का मतलब होता है एना, आना, आना का मतलब जब कोई चीज आएगी तो हम उसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो एनाबॉलिक रहेगा आपका सिंथेसिस करना। So जब भी whenever these activities taking place, so what happen? These give energy to the organism, and in such process what happen? Some product, some unuseful or the waste product will be produced. अब वो वेस्ट प्रोडक्ट जो होगा उस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना बहुत जरूरी होगा, राइट? ठीक है। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट उसके अंदर तो रहेगा नहीं, तो उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। अब उसको किस किस प्रोसेस से हमसे रिमूव कर सकते हैं? तो उसमें बेसिकली बेटा दो प्रोसेस इन्वॉल्व है। फर्स्ट वन इज द एक्सक्रीशन एंड थर्ड वन, सेकंड वन इज द ऑस्मो रेगुलेशन। अब एक्सक्रीशन क्या आता है? एक्सक्रीट करना। सो द प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट राइड ऑफ एक्सेस और द टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हुआ है उस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में जितना भी वेस्ट या वेस्टफुल प्रोडक्ट जनरेट हुआ है उसको गेट राइड करना, यानी उसको क्या करना है? उसको प्रोडक्ट को रिमूव करना। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी एक्सक्रीशन में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उसको हम रिमूव करेंगे या आउट ऑफ द बॉडी एक्सक्रीट कर देंगे, ठीक है। सेकंड है ऑस्मो रेगुलेशन। अच्छा, रेगुलेशन से जब भी वर्ड देखते हैं तो रेगुलेट करना। ऑस्मो मतलब ऑस्मो, ऑस्मो हमारा ऑस्मोटिक से मिलता जुलता है, और ऑस्मोटिक में हमने स्टडी किया था वाटर कंटेंट के बारे में। तो यहां पे भी बेटा ऑस्मो जो रेगुलेशन है वो भी क्या है? ये भी एक प्रोसेस है दैट मेंटेन्स द अमाउंट ऑफ वाटर एंड द प्रॉपर आयोनिक बैलेंस इन द बॉडी। यानी बॉडी के अंदर जितने भी आयोन्स हैं, जितने भी वाटर है, उसका एक प्रॉपर बैलेंस करना। अब मतलब बॉडी को कितना रिक्वायरमेंट होता है, कितने आयन चाहिए होते हैं। अब सारे आयन्स अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। सम यूजफुल आयन्स आर यूज्ड एंड कंज्यूम्ड इनटू द बॉडी एंड द रेस्ट वेस्ट आयन्स दैट नीड टू बी एक्सक्रीट। अब वो कौन कौन से अनयूजफुल है? तो जैसे जो हमारा जो प्रोसेस होता है जिसमें यूजफुल होंगे वो यूज हो जाएंगे, लाइक अमाइनो एसिड होंगे, ये यूजफुल है, ठीक है। अमाइनो एसिड हो गए। जो फैट्स होंगे वो भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फैट्स नहीं, हम बात करेंगे ग्लूकोज की, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, ये हमारे लिए यूजफुल है। बट सेम कुछ और अदर सोल्ट बनते हैं लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये अनयूजफुल है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। इस वेस्ट को रिमूव करना है एंड इट मस्ट बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसको रिमूव करना, इसको एक्सक्रीट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये वाले जो आयन्स है इसको कैसे एक्सक्रीट करते हैं, कैसे गेट राइट करते हैं, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स है। देखते हैं क्या क्या स्टेप्स होंगे। पहले बात करते हैं इन दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का क्या बेनिफिट है हमें। तो सबसे पहला देखो, अभी हमने किया है कि जो हमारा जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है वो रिमूव करता है अनवांटेड वेस्ट को या अनवांटेड प्रोडक्ट। मतलब ये ह्यूमन बॉडी नहीं बनाती है, ये क्या होता है? ये लेफ्ट ओवर मटेरियल होता है विच इज नॉट नो लॉन्गर इन यूज, जो यूज में नहीं है। अब जैसे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हुआ है तो मेटाबॉलिज्म के बाद जितना एनर्जी कंज्यूम होना था वो हो चुका है। अब क्या होगा? जो वे प्रोडक्ट बना है, मतलब ये सिंथेसाइज नहीं किया ह्यूमन बॉडी ने, ये जो फूड लिया था उसमें से यूजफुल कंटेंट यूज हो चुका है। जो अनयूजफुल है यानी अनवांटेड प्रोडक्ट है वो आ गया आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस का वेस्ट।
राइट। तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो होगा उसको बाहर निकालने में कौन हेल्प करता है? एक्सक्रीशन। सेकेंड, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन रेगुलेट द आयोनिक कंसेंट्रेशन, यानी ह्यूमन बॉडी में जितने भी आयोन्स होते हैं या सोल्ट होते हैं उनको बैलेंस करने का काम कौन करता है? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। थर्ड वन, excretion is very important process in regulating the pH of body। अब ये बॉडी के pH को भी मेंटेन रखता है। अब जैसे बात करते हैं यूराइन का pH, तो यूराइन का pH 1.9 से वेरी करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू एसिडिक करेक्टर ये इंक्रीज होता रहता है pH, ठीक है। तो ये थी हमारे एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन की इंपॉर्टेंस। चलो अब देखते हैं ये सारा प्रोसेस होता कैसे है और क्या अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेम फंक्शन होता है? नहीं, सब में अलग अलग होता है। अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर हमारे प्रोटोजोगी, ठीक है, तो दे डोंट हैव एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर द रिमूविंग दिस प्रोडक्ट। तो उसके पास जब स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है वेस्ट को एक्सक्रीट करने का, तो वो कैसे करेंगे? तो उसमें जो भी बेटा वेस्ट बनेगा वो कैसे होगा? वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। हमने इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर में अमीबा के ऊपर स्टडी किया था कि अमीबा फूड कैसे प्रिपेयर कर रहा है, कैसे वो गेट कर रहा है, देन हाउ इट गेट डाइजेस्टेड एंड हाउ दिस वेस्ट प्रोडक्ट इज रिमूव। तो उस सारे में बेटा एक प्रोसेस इन्वॉल्व था, दैट इज डिफ्यूजन। सो अगर हम बात करते हैं सिंगल सेल एनिमल्स की यानी प्रोटोजोआ की, तो उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये लॉस करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, राइट। और कुछ ऑर्गेनिज्म में बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो इस रिमूव को वैक्यूल जो वेस्ट को रिमूव करते हैं। अच्छा इंसेक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है, इंसेक्ट हो गए। तो हायर एनिमल्स की बात करते हैं, दे हैव ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। लाइक कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोचेस के अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। आर्थवॉर्म की बात करते हैं, दे एक्सक्रीशन एंड द ऑस्मोरेगुलेशन अकर थ्रू द नेफ्रिडिया। ये भी ट्यूब्यूल्स होती हैं, पतली पतली थिन ट्यूब्स होती है। इन थिन ट्यूब्स के थ्रू ही इनमें गैसेस एक्सचेंज होता है एंड द वेस्ट प्रोडक्ट जितना भी होगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो था बेटा अर्थवॉर्म के बारे में। सेम एज अगर हम बात करते हैं मैमल्स एंड द मोलस्का या वर्टिब्रेट्स के बारे में हम बात करते हैं स्पेशली, तो वर्टिब्रेट में सारे आ जाएंगे। 5 टाइप के वर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स और मोलस्का की अगर बात करते हैं तो इन सभी में बेटा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है वेस्ट को रिमूव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड किडनीज, ठीक है। अब किडनी के बारे में देखते हैं, किडनी क्या होती है, कैसे ये फंक्शन करती है और यहां से क्या क्वेश्चन बनता है। तो इसमें बेटा जो सबसे जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, वो है बेटा नेफ्रॉन। जैसे हमने 9th क्लास में स्टडी किया था कि हमारी जो बॉडी की जो सबसे बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, वो सेल है, ठीक है। सेम एज एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो रहेगी नेफ्रॉन्स। यानी नेफ्रॉन्स एक बेसिक यूनिट है जो सारे फंक्शन को परफॉर्म करेगा। तो आज की वीडियो में हम बेटा यही स्टडी करने वाले हैं कि नेफ्रॉन्स क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, राइट। तो उससे पहले देख लेते हैं कि किडनी के स्ट्रक्चर क्या क्या होता है और क्या क्या इसमें मेन कंपोनेंट है। तो मेन कंपोनेंट की बात करते हैं, इट हैज अ पेयर ऑफ किडनी, 2 किडनीज होती है। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट वाले की एंड राइट वाले की, तो एक साइड जो लेफ्ट वाली किडनीज होती है वो थोड़ा सा बिगर होता है, ठीक है, डायग्राम में दिख रहा। अच्छा 2 किडनीज हैं आपके पास, 2 पेयर ऑफ यूरेटर्स हैं जो यूरिन को कैरी करेंगे। एक यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर यूराइन को कलेक्ट करेगा। एंड फाइनली में जो फोर्थ है यूरेथ्रा या नैरो स्लिंग थ्रू विच दिस यूराइन गेट आउट, ठीक है। तो मेनली ये कंपोनेंट रहने वाले हैं, जो पार्ट्स रहेंगे किडनीज, 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अच्छा ये लाई कहां पर करते हैं? ये आपके बैक ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी हो गया आपका, ये कुछ इंटेस्टाइन वाला पार्ट है। तो इस इंटेस्टाइन को अगर आप आगे से रिमूव करते हैं, ठीक है, तो इसकी बैक साइड पर यानी आपकी इस साइड पर, बैक साइड पर दोनों किडनीज मिलेगी। अच्छा किडनीज इसमें ये में एक पार्ट लिखा हुआ है रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी। इनका फंक्शंस क्या होता है, ठीक है, ये भी मैं बताने वाला हूं। रीनल आर्टरी और रीनल वेन क्या, मेनली इन्हीं के थ्रू क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन होगा, ऑक्सीजनेशन एंड डीऑक्सीजनेशन होगा। अब आपको ये रेड वाला पार्ट जो दिख रहा है आर्टरी वाला, ये क्या करेगा, ये ब्लड को लेके आएगा। सेम है जो रीनल वेन है, ये ऑक्सीजनेशन ब्लड के लिए है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी बाहर की तरफ,
यानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए। यानी जब ब्लड आपका फिल्टर्ड हो जाएगा तो ये फिल्टर्ड ब्लड के लिए है, ये आपका फिल्टर्ड ब्लड के लिए, और ये जो आपका रीनल आर्टरी है ये इम्प्योर ब्लड, जिसे हम बोल देते हैं डर्टी ब्लड भी बोल देते हैं। इसे डर्टी ब्लड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये ब्लड एंटर करेगा यहां से, इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, दैट नीड टू बी रिमूव, राइट। चलिए कुछ बात करते हैं एक्सक्रीशन जो ह्यूमन बीइंग में जो किडनीज है ये कुछ कैसी दिखती है। तो ये कुछ आपका पर्पलिश या ब्राउनिश कलर का ऑर्गन होता है, और कैसा दिखता है? कुछ राजमा बीन्स जैसा दिखता है। मिलता कहां है ये? 150 ग्राम का होता है, 6 सेंटीमीटर का थिकनेस होता है, 12 सेंटीमीटर का इसका लेंथ होता है। ये कुछ स्पेसिफिकेशन है कि किडनीज कैसी दिखती है और कहां मिलती है, राइट। इंटरनली किडनी इज मेड ऑफ द न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक एक्सक्रीटरी यूनिट्स। अभी जैसे मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जैसे सेल की जो बेसिक सेल एक बेसिक यूनिट होता है स्ट्रक्चरल या फंक्शनल, सेम एज अगर इसकी बात करते हैं किडनी में, तो किडनीज के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, या जिसे बोल देते हैं फिल्टरिंग यूनिट है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लंग्स है, हमारे अंदर एक स्वीपर्स हैं जो क्या करते हैं, वेस्ट को रिमूव करते हैं, गैसियस वेस्ट को, वो है लंग्स। सेम एज ये भी एक स्वीपर है जो क्या करते हैं, लिक्विड वेस्ट को रिमूव करते हैं, इनका नाम है किडनीज। अब इस किडनीज के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं जो इनका काम करते हैं रिमूव करने का, किसको? लिक्विड वेस्ट को। चलिए ये देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसा है। अब ये वाला पार्ट था मैंने आपको दिखाया था, ये रीनल वेन है, ये रहा बेटा, ये ब्लड लेके आएगा, आर्टरी ये लेके अंदर जाएगा इम्प्योर ब्लड को, ठीक है। ये फर्दर ट्यूब्यूल्स में डिवाइड है, ये ट्यूब्यूल्स है। अब मेनली हम इसको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो यहां से बनेगा, नेफ्रॉन से। एनसीईआरटी में अगर आप पीवाई के उठाएंगे लास्ट 2014 से लेके, तो नेफ्रॉन्स पे आएगा आपका ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस डिफरेंट पार्ट्स। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ सकता है, ठीक है, उसके डिफरेंट पार्ट्स में पूछ सकता है। मेनली क्वेश्चन जो पूछा गया था अभी तक वो पूछा गया बेटा इसके ऊपर, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा है, इसके डिफरेंट पार्ट्स बताने हैं। यहां पर आपको यूरेथ्रा, ब्लैडर, यूरेटर, किडनीज की जगह आपको ABCD मेंशन करके देगा। तो डायग्राम ऑलरेडी आपको मिल भी सकता है, और उसमें आप डिफरेंट ABCD को आपको रिकॉग्नाइज करना है एंड देन फाइंड राइट डाउन द फंक्शंस। तो उसके फंक्शंस राइट करने हैं, ठीक है। अब जैसे किडनीज है, किडनीज वन पेयर ऑफ किडनीज है, जिनका मेनली फंक्शंस क्या है, ये ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करते हैं। 2 यूरेटर्स हैं, 2 इस नाइट्रोजनस वेस्ट वाले लिक्विड को कैरी करते हैं एंड ड्रॉप इट टू द बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। अभी यूरिनरी ब्लैडर इसको टेम्परेरी स्टोर हाउस बोलते हैं, ये कुछ टाइम के लिए इसको स्टोर करके रखेगा एंड देन फाइनली आउट इट फ्रॉम थ्रू द नैरो ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रा। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि सारा का सारा फंक्शन होता क्या है, नेफ्रॉन्स में क्या होता है। तो नेफ्रॉन्स में बेटा, नेफ्रॉन्स को जो अगर हम थोड़ा एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर देखते हैं, so it has a bowl like structure and this bowl like structure is called glomerulus, ठीक है। बोमन कैप्सूल, ये रहा बोमन कैप्सूल, और इस बोमन कैप्सूल के अंदर कुछ कैपिलरीज होती हैं, ये हो गई कैपिलरीज। इसे बंच ऑफ कैपिलरीज या बंडल ऑफ कैपिलरीज बोल देते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये बाउल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोल देते हैं बोमन कैप्सूल। इस बोमन कैप्सूल का मेनली फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ कैपिलरीज होते हैं जिसको हम बोल देते हैं ग्लोमेरुलर्स। ये ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज है, इनका मेन फंक्शन होता है बेटा, इसकी जो वॉल होती है वो सेमी परमेबल होती है, और सेमी परमेबल होने का मतलब क्या है, जो भी लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब्स के अंदर जाएगा, इसके अंदर जितने भी ट्यूब्स हैं उसमें से वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू इसमें एंटर कर जाएगा। मतलब ब्लड यहां पे आ रहा है, ठीक है, ब्लड आया विद इम्प्योरिटीज, किस कैपिलरीज में आया है, वो ग्लोमेरुलर्स के अंदर आया है। ये ग्लोमेरुलर्स में से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू या प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो क्या होगा, ये लिक्विड जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहां से आउट हो जाएगा उस कैप्सूल के अंदर, एंड जो फिल्टर्ड ब्लड है वो वापस चला जाएगा बेटा ऊपर की तरफ इनटू द ब्लड कैपिलरीज। नाउ व्हाट हैपेंड, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कैपिलरीज है, और ये कैपिलरीज कुछ स्ट्रक्चर आपका ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पीसीटी। अब पीसीटी पे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, हाउ इज यूराइन फॉर्म। यूराइन कैसे बनता है,
तो यूराइन बनने के जो 5 स्टेप्स होते हैं, 4 to 5 स्टेप्स, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला जो स्टेप्स है वो यहां से स्टार्ट होगा, जिसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स नीचे की तरफ एक्सटेंड करती है एंड मेक ए यू शेप लूप, दैट लूप इज कॉल्ड लूप ऑफ हैनल या हैनल लूप। दिस हैनल लूप फर्दर एक्सटेंडेड एट द अपर साइड, दैट इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, डीसीटी। तो यहां पे आपका क्वेश्चन बनता है पीसीटी के ऊपर सबसे पहले। तो पीसीटी कहां गया आपका, पीसीटी। तो पीसीटी में मेनली क्या होता है, पीसीटी में बेटा यहां पे होगा आपका अमाइनो एसिड्स का, ग्लूकोज का एंड सोल्ट। उस सोल्ट्स में कौन कौन सी सोल्ट होगी, सोडियम क्लोराइड या सोडियम कह सकते हैं, पोटेशियम एंड क्या, एंड बस इतने ही बहुत है, ठीक है। साथ में हो जाएगा बेटा वाटर। तो यहां पे इस सब का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। नाउ फाइनली क्या होगा, दिस अनफिल्टर्ड वाटर और अनफिल्टर्ड वेस्ट, दिस मूव टू द हैनल लूप। ये वाला जो यू शेप का हैनल लूप है इसमें जाएगा। अब बेटा ये वाले जो सारे के सारे जितने भी आयोन्स थे, ये आयोन्स यहां से वेन के थ्रू वापिस चले जाएंगे, ब्लड में मिक्स हो जाएंगे, राइट। जो अनफिल्टर्ड वेस्ट है या वेस्ट प्रोडक्ट है, इट मूव टू द दिस पोर्शन दैट इज हैनल लूप। अब हैनल लूप में क्या होगा, हैनल लूप में रीएब्जॉर्प्शन होगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयंस एंड फाइनली क्या होगा, दिस प्रोडक्ट मूव अप टू द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब यहां पे क्या होगा, सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होगा या यूराइन का फॉर्मेशन होगा डीसीटी में, ठीक है। इसमें मेनली क्या होगा, जो जिंक और आयरन बचे होंगे वहां पे इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा एंड फाइनली जो वाटर, जो सिलेक्टेड वाटर मॉलिक्यूल्स का रिक्वायरमेंट होगा, वो वाटर मॉलिक्यूल्स भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। और फाइनली हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट इस कलेक्टिंग डक्ट से आउट हो जाएगा। तो मिली फंक्शन यहां पे क्या आया, यहां पे फंक्शन आया बेटा बोमन कैप्सूल का, जो एक कप स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कैपिलरीज होती है पंच, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर, जिसमें से कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ये वेस्ट प्रोडक्ट नीचे की तरफ चला जाएगा, जहां पे आपको मिलेगा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी, जहां पे आयोन्स का एब्जॉर्प्शन होगा, राइट। और एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, ये जाएगा हैनल लूप में, जहां पे वाटर का और सोडियम का एब्जॉर्प्शन होगा, सेलेक्टिवली एब्जॉर्प्शन। एंड नाउ फाइनली इट रीचेस टू द डीसीटी एंड डीसीटी के बाद जितना भी ये वेस्ट प्रोडक्ट होगा, ये कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू आउट हो जाएगा। अच्छा, इतना समझ आया होगा आपको ये क्या क्या हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सो बेटा ये था आपका प्रोसेस जहां से ये क्वेश्चन अराइज होता है। अब यहां से आपसे एक क्वेश्चन पुट अप कर लेता है कि स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन द यूराइन फॉर्मेशन। यूराइन फॉर्मेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ये क्वेश्चन आपका पीछे पीवाई के उसमें बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में रहता है। तो स्टेप्स इन्वॉल्व में बेटा सबसे पहले क्या हुआ था, ये ध्यान रखना आपको। तो सबसे पहले आया था आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, और उससे पहले क्या आया था आपका ग्लोमेरुलर। तो यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या है, जो इम्प्योर ब्लड था, यानी जो जिसमें आप बोलते हैं डर्टी ब्लड था, तो डर्टी ब्लड आता है और यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हुआ बेटा ब्लड का फिल्ट्रेशन। ब्लड का फिल्ट्रेशन के बाद क्या हुआ, यहां से कैपिलरीज एक्शन के थ्रू जो वेस्ट था, न्यूट्रिएंट इज एब्जॉर्ब, और वो न्यूट्रिएंट कहां पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो हो रहे हैं आपके पीसीटी में। तो सेकंड आ जाएगा आपका रीएब्जॉर्प्शन। अच्छा, रीएब्जॉर्प्शन भी 2 टाइप का होगा, फर्स्ट रीएब्जॉर्प्शन होगा आयोन्स का एंड सेकंड होगा वाटर का। और ये वाटर वाला कहां पे होगा, मेनली लूप ऑफ हैनल में, राइट। फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड हो गया। अब सेकंड वाला जो स्टेप है बेटा, उसमें सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन होगा, सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन, यानी जितने भी यहां पे वाटर और सोडियम के कंटेंट थे या जिंक बचता है, वो डीसीटी की तरफ जाएगा, और यहां पे सेलेक्टिवली जितना वाटर कंटेंट है उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। फाइनली यहां पर हाइड्रोजन का सिक्रीशन यानी एक्सक्रीशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, ये होगा सिक्रीशन हार्मोन्स का यहां पर, और यहां से फाइनली क्या होगा बेटा, लास्ट में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बचा है उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा।
तो ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व है आपके यूराइन फॉर्मेशन में। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, वो क्वेश्चन क्या बनता है कि किडनी फेलियर क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेजर प्रोसेस क्या है बेटा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जिसमें मैंने बताया था फिल्ट्रेशन, उसके बाद आपका एब्जॉर्प्शन एंड सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन। इसको मैंने एक ही पॉइंट में रख दिया है। क्या क्या एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सोडियम, पोटेशियम आयन और क्लोराइड, जिसको हमने बोला था सोडियम क्लोराइड, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, सिक्रीशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इनटू फिल्ट्रेट, और लास्ट स्टेप रहेगा आपका जो इस टॉपिक का नाम है दैट इज एक्सक्रीशन। तो ये स्टेप्स आपके इन्वॉल्व रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब चलते हैं आपका जो किडनी फेलियर क्या होता है। तो अब किडनी फेलियर बेटा होता क्या असल में, मेनली जो होता है 70 की एज में, एट द एज ऑफ 70 50% ऑफ द किडनी गेट मल फंक्शन। और वो मल फंक्शन कैसे हो जाती है, काम करना कैसे बंद कर सकती है, उसका कोई भी रीजन हो सकता है। वो इंजरी हो सकती है, ठीक है, वो इन्फेक्शन हो सकता है किडनी का, किडनी इन्फेक्शन, बट इट नीड टू बी क्योर वेरी सो। इसको क्योर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट कैन रिजल्ट टू दैट। बिकॉज जितना नाइट्रोजन वेस्ट है वो सारा रिमूव नहीं हो पाएगा। यूरिक एसिड है, नाइट्रोजन, अमोनिया है, यूरिया है, इट मस्ट बी रिमूव्ड, ठीक है। और इसको रिमूव करना कैसा होगा, ये सारा स्टेप हमने डिस्कस किया है इसके बारे में, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर किडनी फेलियर हो जाए या किडनी नहीं काम कर रही तो उस केस में क्या करना चाहिए। तो दो बेटा सोल्यूशन है इसके, या तो किसी हेल्दी पर्सन की किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाए। अब ऐसे नहीं है कि किसी की भी किडनी है, जो साउथ में एक मूवी आपने देखी है, उसमें बेचारे के हार्ट का दिक्कत होता है और वो आता हीरो केले से हत्या करता है सबकी, और केले से मतलब गुंडों को काट देता है और उसके बाद हार्ट फेंक के मांगता है। और हार्ट भी कैसा, कुछ इतने साइज का हार्ट होता है और उसमें भी एलईडी ग्लो कर रही होती है उसमें, और वो फेंक के मारता है, पूरा हॉस्पिटल में जाता है और सीधा हार्ट फिक्स हो जाता है। और जब वो फेंकता है ना, वो हार्ट इतने साइज से इतना सा हो जाता है। ऐसा नहीं होता असल में भाई, ये सिर्फ कुछ मूवीज में होता होगा ऐसा। असल में क्या होता है, हेल्दी पर्सन की किडनी ट्रांसप्लांट होती है और उसके लिए भी वो देखते हैं कि ब्लड ग्रुप मैच करता है कि नहीं। बट अगर उस हेल्दी पर्सन की किडनी नहीं मिली तो क्या होगा, तो क्या हमारी जो जितने भी इन्वेंशन है जो बायोलॉजिस्ट की होगी, डॉक्टर्स की, वो फेल हो जाएगी? नहीं। तो उसके लिए अल्टरनेट सोल्यूशन है आर्टिफिशियल किडनी। और आर्टिफिशियल किडनी कैसे होती है और कैसे काम करती है वो देखते हैं। बट आर्टिफिशियल किडनी कुछ इस टाइप की होती है। यहाँ पे एक डिवाइस है जिसके अंदर ट्यूब्स हैं, ठीक है, ये परमेएबल है। अब होगा क्या, द पर्सन हु इज इंजर्ड या हुज किडनी इज इंजर्ड और इन्फेक्शन, तो क्या होगा, द ब्लड पास थ्रू दिस लाइनिंग टू दिस ट्यूब एंड देयर इज अ वन पंपिंग डिवाइस, लाइक जैसे हमारे हार्ट में पंपिंग डिवाइस है जो ब्लड को पंप करता है, तो ऐसे यहाँ बीच में एक पंपिंग डिवाइस होगा जो इस ब्लड को पंप करेगा टू दिस मशीन दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। यहां पे क्या होगा, इस ट्यूबिंग में सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, जिससे जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो वेस्ट प्रोडक्ट यहां पे इस ट्यूब से सेमी परमिएबल ट्यूब से आउट हो जाएगा। एंड फाइनली ये जो ब्लड है इस ट्यूब के थ्रू वापिस एंटर इनटू द वेन, यानी यहां से वेन से जो ब्लड है, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर जाएगा। और यहां पे आर्टरी से जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पे हमारा, हमने CO2 क्यों लिखा है यहां, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है यहां पे नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब ये जो ब्लड है बेटा, ये प्योर ब्लड तो एंटर कर जाएगा, बट ये जो इम्प्योर ब्लड में जो वेस्ट था ये हम इसको अलग कर लेंगे। आज इस प्रोसेस को आर्टिफिशियल किडनी का एक अलग नाम भी है जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस क्या है, डायलिसिस इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ फिल्टरिंग द ब्लड व्हेन इन द केस ऑफ किडनी फेलियर। तो कुछ इस तरीके से होता है बेटा, यहाँ पे ये ब्लड विद द वेस्ट प्रोडक्ट है, यहाँ डायलिस्टेट डालेंगे और उसमें क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो पास कर जाएंगे मेम्ब्रेन से, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस आएगा और इस कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आउट हो जाएंगे, ठीक है। डायलिसिस सोल्यूशन इसमें ऐड कर सकते हैं, ये देखो बेटा यहाँ पे, यहाँ डायलिसिस सोल्यूशन भी ऐड किया गया जो इस डायलिसिस प्रोसेस को प्रोसीड करता है, ठीक है। तो ये था बेटा आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक
बहुत ही जल्दी करा, लेकिन हाँ कोशिश करें कि सारा का सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। नाउ आपका जो लाइव प्रोसेस है, ये लाइव प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है विद नोट्स। जिसको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। टेलीग्राम चैनल रहेगा बेटा सीजी फाउंडेशन के नाम से। यहाँ पे आपको सारे कलरफुल नोट्स मिल जाएंगे मैथ साइंस के, ठीक है। और क्या चाहिए आपको? अच्छा हाँ, इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 4th पार्ट था, एंड पार्ट 4 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हमें मिलेगा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, और वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा बेटा कल तक, ठीक है। तो कल हम बात सबसे पहले करेंगे इंटरनल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उस इंटरनल क्वेश्चन के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज, उसके बाद कुछ एग्जाम्पलर। So this is all about this video of the chapter life process। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ब्रेक के बाद टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।